स्पेशली यदि देखा जाए तो लेंज का नियम ये कहता है कि जिससे ये करंट किसी कॉइल में जब स्टैटिकली रूप से फ्लो की जाती है तो नियम ये है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो के कारण उसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस ईएमएफ का अपोज करने वाला जो फंक्शन है वो लेंज का नियम ने दिया है। ठीक है, नियम क्या कहता है, चलिए नियम बोलिए, क्या लिखे आपने नियम में? लेंज का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार आगे क्या लिखा है पूरा? जब किसी कॉइल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण प्रवाहित करंट की दिशा इस प्रकार होती है कि उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र अपने कारण का विरोध करता है। ये स्टेटमेंट है पूरा। स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? इस स्टेटमेंट से आप ये समझते हैं, इस डायग्राम के अनुसार यदि हम देखें तो इस सर्किट डायग्राम में ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया और यहाँ पर आपने किसी कॉइल को रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई कॉइल है, यहाँ पर किसी कॉइल को आपने रखा हुआ है। चुंबकीय बल रेखाएं इस टाइप से इसमें फ्लो होगी, इसका डायरेक्शन भी इस टाइप से होगा। इसमें जब आप एसी करंट फ्लो करेंगे इसके टर्मिनल से और जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने पर इसके चारों ओर क्या क्रिएट होगा? फ्लक्स फाई क्रिएट होगा इसके चारों ओर। ये जो फ्लक्स है मतलब इसके कारण यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये ईएमएफ का मतलब ये जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, नियम क्या कहता है कि जब किसी कॉइल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड कब होगा? इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायनेमिकली और दूसरा होता है स्टैटिकली। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के दो तरीके होते हैं, मतलब कि विद्युत उत्पन्न करने के दो तरीके होते हैं। डायनेमिकली मोटर या जनरेटर के द्वारा होता है, जनरेटर को घुमाएंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जनरेटर को घुमाएंगे आप रोटर पार्ट को तो उससे डायनेमिकली रूप से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन स्टैटिकली की बात करें तो ये होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये स्टैटिकली रूप से होता है। कैसे होता है? यहाँ पर इस फ्लक्स के मान में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होते जाएगा। ठीक है, अब ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हो गया
इस बार मैग्नेट के कारण जब इसमें करंट फ्लो कराई जाती तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा या इसमें उसके कारण, इस फ्लक्स के कारण उसमें सडनली जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन करने के कारण इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और यही ईएमएफ जिससे यह उत्पन्न हुआ है, मतलब कि ये जो सप्लाई सोर्स है, सप्लाई सोर्स के कारण यह उत्पन्न हुआ है, तो उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। सप्लाई सोर्स के कारण यह क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है, तो उसी का क्या करेगा, ये अपोज करेगा। और यही लेंज का नियम है, यही लेंज का नियम है। इस नियम के अनुसार जब किसी कॉइल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण प्रवाहित करंट की दिशा इस प्रकार होती है कि इसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड अपने कारण का अपोज करता है। तो ये जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो ये सप्लाई सोर्स के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, और इसी का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब भी इसका अपोज करेगा तो ये लेंज का नियम यहाँ पर फॉलो होगा, और इससे हम करंट की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम करंट की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टेटमेंट के तौर पर। इतना आपको याद है, ये डायग्राम आपने बना दिए या इतना आपने स्पष्ट रूप से लिख दिया, आपके नंबर 10 नंबर रखे हुए हैं इतने में ही। मतलब पूरा स्टेटमेंट नीचे तक लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इतना लिख दिया आपने तो हो जाएगा। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर से होता है, और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कॉइल से होता है। जैसे इसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जहाँ पर भी मूविंग पार्ट होगा तो वहाँ जनरेटर का प्रिंसिपल लग जाएगा। जैसे कि डायनेमो में उसका नाम डायनेमो क्यों रखा गया है, क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्योंकि रोटर घूम रहा है और उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। ठीक है। स्टैटिकली में थोड़ा सा अलग होता है, स्टैटिकली में कॉइल स्थिर होती है, कॉइल रोटेट नहीं करती है ना, रोटर भी रोटेट नहीं करेगा। जहाँ डायनेमिकली बोला जाएगा वहाँ पर रोटर घूमेगा और ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन स्टैटिकली में इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा बस। जहां फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वहां पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब इस कॉइल में कैसे होगा, इस कॉइल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस कॉइल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में आप इस टाइप से लिख सकते हैं। इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, और जहाँ फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा कॉइल अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, मतलब कॉइल जो है मूविंग नहीं कर रही है। तो जहाँ पर कॉइल मूविंग नहीं करेगी वहाँ पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ही उत्पन्न होगा। अब ये जो लेंज का जो नियम है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ लेंज लॉ। ठीक है, इसके टाइप्स हैं, इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब जिस ईएमएफ की बात की जा रही है, ये जो ईएमएफ की बात की जा रही है, ये ईएमएफ को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके दो टाइप हैं, एक है सेल्फ इंड्यूस्ड और दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड। सेल्फ इंड्यूस्ड है और दूसरा म्यूचुअल इंड्यूस्ड है। तो इसके ये जो ईएमएफ है इसके दो टाइप हो गए,
एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दो ईएमएफ हो गए इसके। इसको यदि इसके टाइप्स के रूप में देखते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के प्रकार, पहला है डायनेमिकली और दूसरा है स्टैटिकली। डायनेमिकली और स्टैटिकली, इसे बोला जाता है गतिजन्य और इसे कहा जाता है स्थिरजन्य विवाह बल मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत उत्पन्न करने के मतलब ईएमएफ जनरेट करने के इसके दो तरीके हैं। पहला है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि देखेंगे तो ये जनरेटर या अल्टरनेटर में यूज़ किया जाता है, और दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को ग्रेड अप करने के लिए, तो वहाँ पर स्टैटिकली होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट होता नहीं है, लेकिन उसमें भी ईएमएफ जनरेट होता है ट्रांसफार्मर में। देखिए ये मोटर है और इस मोटर में पोल बने हुए हैं। इस टाइप से पोल बना लीजिए आप। अंदर रोटर पार्ट है, तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये किस टाइप का होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? डायनेमिकली। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें रोटर को घुमाएंगे आप और इसमें रोटर के घूमने के कारण, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा काम करेगी, हम इसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कॉइल की बात करें, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली ईएमएफ जनरेट होने लगता है। तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है ये किस टाइप का होगा? ठीक है, स्टैटिकली होगा। ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉइल है ये स्थिर है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ का E1 यहाँ के E2 में जब प्लेस्ड होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होगी, तो E1 में जो ईएमएफ बन रहा है पहली कॉइल में, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो क्या है बेटा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, उसी के पास में जब दूसरी कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसमें क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस L di/dt, और इसमें क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस M di/dt। तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में अंतर यही है। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में प्राइमरी वाइंडिंग के पास में सेकेंडरी वाइंडिंग लाते तो इसका जो ईएमएफ है वो E2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब E1 वाला जो ईएमएफ है वो E2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसमें जो सामने माइनस चिन्ह लगा हुआ है यही लेंज के नियम का
लेंज के नियम को फॉलो करता है। यहाँ पर भी L में -L लगा हुआ है, ये लेंज के नियम को फॉलो करता है। इसमें भी -M जो लगा हुआ है वो लेंज के नियम को फॉलो करता है। तो देखो, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझने के लिए आप ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे तो आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, कैसे जनरेट होगा, ये पता चल जाएगा। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे तो आप जनरेटर में यदि देखते हैं तो जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक एक कंडक्टर में, क्योंकि आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो आर्मेचर में फ्लक्स के कटने के कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वो होगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की खासियत ये होती है कि इसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। लेकिन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे कपल्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है ना। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन होता है, दूसरी वाइंडिंग उसके पास में लगाया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग के पास में, तो उसी के गुण उसमें आ जाते हैं तो वो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है। तो इसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें जरा बराबर मूविंग पार्ट है। मूविंग पार्ट नहीं होगा तो इसमें इसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं कहा जाएगा। मतलब ईएमएफ को जनरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायनेमिकली रूप से और दूसरा है स्टैटिकली रूप से, और ये जो संभव है ओनली फॉर एसी में ही संभव है। ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ओनली फॉर एसी में ही संभव है, डीसी में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीसी में सेल्फ इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ इंडक्शन की क्रिया नहीं होती, एसी में ही सेल्फ इंडक्शन की क्रिया होती है। इसीलिए स्टैटिकली ईएमएफ आप इंड्यूस्ड कर सकते हैं, लेकिन आप डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ उत्पन्न करने के तरीके दो तरीके से हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि आपको उत्पन्न करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसी में संभव है, लेकिन डायनेमिकली आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करना है तो ये एसी और डीसी दोनों में संभव है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना है तो ये एसी और डीसी दोनों में संभव है, लेकिन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ करना है तो ये सिर्फ एक में ही संभव है, एसी में संभव है, क्योंकि इसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ बन रहा है E1 वही शिफ्ट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, E2 चेंज हो गया, लेकिन ये शिफ्ट कैसे हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में E1 कैसे उत्पन्न हुआ? सेल्फ इंडक्शन के कारण। फिर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो ये दोनों क्रिया इसमें संभव है एसी में, डीसी में ये संभव नहीं है। इसीलिए ईएमएफ को उत्पन्न करने के दो तरीके हैं, एक तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आप कर सकते हैं। अब इसमें ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये दोनों के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं, मतलब इन्हीं के सब टाइप हैं ये। जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकली यदि आप ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है। तो ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक टाइप ही कहलाएगा। और ये जो नियम दिया है फैराडे, डॉक्टर माइकल फैराडे ने ये नियम दिया है और ये नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये नियम आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना लिख लो, इतना लिख लिए क्या? अब हेडिंग डालिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले बिजली उत्पन्न किया गया था तो बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया गया था, पता है आपको। 2-3 सेल को कनेक्ट किए और उससे रसायन के माध्यम से केमिकल एक्शन की क्रिया से बिजली उत्पन्न किया गया था। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? N से चुंबकीय बल रेखाएं S तक जाएगी। ये N से चुंबकीय बल रेखाएं S तक पहुंच गई।
तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक या कंडक्टर को घुमाने पर फ्लक्स के कटने के कारण उसमें EMF उत्पन्न होता है और इसे ही डायनेमिकली या गतिजन्य विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे ही डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। तो ये N पोल हो गया और ये S पोल हो गया। पोल S पोल। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाने पर तो ये कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाने पर उस कंडक्टर में फ्लक्स के कटने के कारण किस किस पॉइंट पर कटेगा, ये जो चुंबकीय बल रेखा है जिस पॉइंट पर इस कंडक्टर के ऊपर टकराएगी, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं जब निकलेगी तो सबसे पहले इस कंडक्टर के इस पॉइंट को, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को छेदेगी। फिर यहाँ से भी ये चुंबकीय बल रेखा इस पॉइंट पर छेदन करेगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ऐसे इसके जो पॉइंट हैं कंडक्टर के, वहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करेगी। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाने पर, अब ये कंडक्टर को हम क्या करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसमें ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। तो जब भी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाएगा तो फ्लक्स के कटने के कारण यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे मैं लिख देता हूँ, कट द फ्लक्स। तो फ्लक्स के कटने के कारण इस पॉइंट पर फ्लक्स कटेगा, इस पॉइंट पर फ्लक्स कटेगा। तो फ्लक्स के कटने के कारण इस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF उत्पन्न होगा। और ये EMF का नेचर क्या होगा, इस EMF का नेचर क्या होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होगा। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इसीलिए होगा क्योंकि ये कंडक्टर कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, कंटिन्यू घूमेगा। तो जब कंटिन्यू घूमेगा तो इसकी स्थिति चेंज हो रही है क्या, पोल की, नहीं हो रही है, ये स्टेबल है। मतलब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर ही निकलेगी और ये दोनों पोल स्थिर हैं, ये स्थिर पोल हैं, स्टेबल पोल है, स्थिर पोल हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट कौन कर रहा है, कंडक्टर कर रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर, उसका डायरेक्शन तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस किस में होगा, इस कंडक्टर पे। तो ये मूविंग कंडक्टर है, मूविंग कंडक्टर का एंगल जैसे जैसे चेंज होगा तो इसके इसी मूविंग कंडक्टर की, मतलब ये जो डायग्राम है, इसे डायग्राम के 4 डायग्राम बनते हैं। 4 डायग्राम कैसे बनेंगे देख लीजिए। पहला डायग्राम मैंने बना दिया, दूसरा डायग्राम इस टाइप से बनेगा, दूसरा डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। किस टाइप से दिया हुआ है, हाँ, यहाँ से ऐसा हो जाएगा और फिर इस टाइप से इसको ये हो गया।
ठीक, ये एक डायग्राम हो गया इसका, एंगल चेंज हो गया ना इसका, जैसे जैसे रोटेट करेगा, जैसे कि ये कंडक्टर है, मानकर चलिए ये एक कंडक्टर है, देखो इसको समझो, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का यहाँ से आपने अंदर से खोखला है ये, और ये जो कंडक्टर है इस टाइप से आपने इसको चारों कोने से फोल्ड कर दिया है। जब चारों कोने से फोल्ड कर देंगे तो अभी जब इस सिचुएशन में होगा, फ्लैट होगा, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के पैरेलल में होगा, तो उस समय फ्लक्स का मान मतलब ईएमएफ का मान कैसा होगा, 0 होगा उस समय। जब ये इस पोजीशन में है और चुंबकीय बल रेखाएं भी इसी पोजीशन में है, तो उस समय ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स नहीं कटेंगे उस समय। लेकिन इसको हम चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री में कर देते हैं, इस टाइप से हो जाएगा। तो अब चुंबकीय बल रेखाएं इसको भेदन करेगी, भेदेगी, अरे भेदेगी कि नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं इसको सीधे सीधे एक्सट्रैक्ट करेगी। जब इसका भेदन करेगी तो जिस पॉइंट पर कटेगा वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ऐसा रखने पर यदि चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाती है तो ये कंडक्टर का ऊपर वाला सिरा है और ये कंडक्टर का नीचे वाला सिरा है, तो इसमें डायरेक्ट चुंबकीय बल रेखाएं सीधे किसको प्रतिच्छेद करेगी, कंडक्टर को हिट करेगी। तो जिस पॉइंट पर कंडक्टर को हिट करेगी उस पॉइंट पर ईएमएफ जनरेट होगा। तो ज़्यादा जब कंडक्टर को प्रतिच्छेद करेगी तो ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम होगा। देखिए ऐसा रखा होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं, देखो चुंबकीय बल रेखाएं भी इस टाइप से चौड़ी बनी हुई है और ये भी चौड़ी बनी हुई है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि चुंबकीय बल रेखा सिर्फ ऊपर से ही निकलेगी, उसके जो है नीचे से भी चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब जहाँ जहाँ इस टाइप से चुंबकीय बल रेखाएं, ये मानकर चलिए इस टाइप से है, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से जब निकलेगी तो इस टाइप से यहाँ से निकलेगी। अरे भाई इस कोने से निकली तो इस कोने से, इस ऊपर से भी तो निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी कि नहीं चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब पूरे पॉइंट से निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं, इस टाइप से निकलेगी, एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यहाँ से इस लाइन से भी निकलेगी, इस लाइन से भी निकलेगी और नीचे वाली लाइन से भी निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं। कहने का मतलब ये है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर भी प्रतिच्छेद करेगी और नीचे भी प्रतिच्छेद करेगी। तो जिस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाएं जिस समय पर जिस एंगल पर ज़्यादा काटेगी एक दूसरे को, ठीक है, मतलब इस कंडक्टर को प्रतिच्छेद करेगी, उस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ईएमएफ मैक्सिमम होगा। इसीलिए यहाँ पर जब हम एसी की वेव फॉर्म बनाते हैं, तो एसी की जब वेव फॉर्म बनाते हैं तो एसी की वेव फॉर्म में एक चीज़ याद रखिएगा आप, यहाँ से जब इस टाइप से वेव फॉर्म बनाते हैं तो ये जो हाफ साइकिल होता है, हाफ साइकिल मतलब पाई, और फिर दूसरी हाफ साइकिल 2 पाई, तो हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है। तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है जो 90 डिग्री पर बनता है, तो 90 डिग्री पर जब बनेगा तो उस समय आप जो कंडक्टर को रखेंगे तो वो कंडक्टर इस टाइप से होगा, वर्टिकल होगा। कंडक्टर कैसा होगा उस समय, वर्टिकल होगा। वर्टिकल होने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में यदि मैं इस कंडक्टर को रख दिया तो इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइन है वो सीधे कंडक्टर को हिट करेगी और नीचे भी हिट करेगी। तो उस समय देखिए यहाँ पर वर्टिकल रखा हुआ है, तो कंडक्टर को ज़्यादा हिट करने के कारण ईएमएफ अधिकतम उत्पन्न होगा। तो उस समय यहाँ पर ये जो वोल्टेज का मान होगा वो अधिकतम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैग्नेटिक पोल, स्टेबल मैग्नेटिक पोल है ना, मैग्नेटिक पोल और कंडक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा तो इस टाइप से बनेगा 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो यहाँ पर मानकर चलिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये सीधे वर्टिकल रखा हुआ कंडक्टर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में ये हमने क्या रख दिए, इस कंडक्टर को रख दिए। तो इसका जो मैग्नेटिक लाइन है इसको जब आपस में ऊपर से नीचे तक प्रतिच्छेद करेगी तो उस समय एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और उस समय
वोल्टेज का जो मान होगा वो अधिकतम होगा तो उसका एम्पलीट्यूड V में मतलब कि V मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री में वोल्टेज मैक्सिमम जनरेट होगा, मतलब इस कॉइल में अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न होगा 90 डिग्री में। उसके बाद फिर वोल्टेज जीरो से राइज होते 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 90 डिग्री में आया, मतलब कि पहले कंडक्टर ऐसा था, फिर कंडक्टर ने जैसे ही मूवमेंट करना स्टार्ट किया तो धीरे 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 अपना एंगल उसने चेंज किया। अब जैसे जैसे एंगल चेंज किया और सीधे कंडक्टर कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल जैसे ही हुआ तो उसमें वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, वोल्टेज की वेव फॉर्म अधिकतम हो जाएगी। अब जैसे जैसे अब ये कंडक्टर सीधे 180 डिग्री में, अभी 90 डिग्री में आ गया, अब धीरे धीरे करते 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 वो कैसे हो जाएगा, 180 डिग्री में हो जाएगा। मतलब पहले इस पोजीशन में था, अब इस पोजीशन से घूमते घूमते 90 डिग्री में आया तो वोल्टेज का मान अधिकतम हो गया, फिर घूमते घूमते अब 180 डिग्री हो गया, अभी फिर 90 डिग्री घुमा ना, मतलब हाफ साइकिल पॉजिटिव 90 डिग्री का, तो पॉजिटिव का आधा साइकिल 90 डिग्री का है, फिर आधा 90 डिग्री का, तो 180 हो गया। तो सबसे पहले कंडक्टर इस दिशा में था, फिर यहाँ से रोटेट होते 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 पहले वर्टिकल हुआ तो ईएमएफ मैक्सिमम उत्पन्न हुआ, उसके बाद धीरे 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 करते फिर जिस पोजीशन में पहले था वैसा हो गया, तो ईएमएफ क्या हो गया, अब धीरे धीरे करते जीरो हो गया। देखिए यहाँ से ईएमएफ जीरो हुआ कि नहीं, इस पॉइंट पर आके जीरो हो गया। अब इस पॉइंट पर जीरो हो गया मतलब कि देखो अभी ये जो सिरा निकला हुआ है, ये सिरा को ए मान लो आप, इस साइड वाले को हम क्या मान लेते हैं, ए सिरा मान लेते हैं, इस साइड वाले को बी सिरा मान लेते हैं। तो पहले कंडक्टर ऐसा रखा था, अब ये जो ए साइड वाला सिरा है, मतलब इस पे मैं इसको फंसा देता हूँ, ठीक है। अब ये सिरा सीधे घूमते घूमते 90 डिग्री में आया तो वोल्टेज मैक्सिमम उत्पन्न हुआ। अब घूमते घूमते ये राइट साइड चले गया सिरा ए, तो यहाँ पर राइट साइड में चला गया तो क्या हो गया, वोल्टेज का मान अब जीरो हो गया, ठीक है। तो ये पहले अभी हाफ साइकिल पॉजिटिव चले हैं, अब फिर हाफ साइकिल वैसे ही नेगेटिव का चलेंगे, तो हाफ साइकिल नेगेटिव चलेंगे तो फिर से वही रोटेशन की क्रिया होगी, तो वही रोटेशन की क्रिया होगी तो देखो नीचे, ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर अब देखिए ये भी वर्टिकल में आ गया ना, पहले ये भाग ऊपर था, अब ये वाला भाग कहाँ गया, नीचे आ गया। तो निगेटिव हाफ साइकिल में भी ऐसा ही होता है। तो कंडक्टर, जो कंडक्टर ऊपर था अब उसका भाग नीचे आ गया और नीचे वाला भाग ऊपर आ चुका है। तो ये निगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा ही होता है। तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो यहाँ से निगेटिव साइड में, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो निगेटिव साइड में जो वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम मान हुआ है वोल्टेज का, ये जो मान मैक्सिमम हुआ है Vm, सामने माइनस लगा देते हैं, तो ये जो मैक्सिमम मान हुआ है यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए इसको यहाँ फंसाए थे ना हमने, यहाँ से निकाल दिए, अब जब इसको घुमाएंगे हम तो ये घूमेगा तो ऐसे ही 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री जब यहाँ से घूमेगा तो यहाँ इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस समय वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा। तो अभी चल रहे हैं हम निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव साइकिल में 90 डिग्री जैसी चलेंगे तो उस समय वोल्टेज का मान अधिकतम होगा, और फिर जैसे ही हम रोटेट करेंगे और 90 डिग्री तो उस समय टोटल 360 डिग्री का हमने क्या करिए, एक साइकिल रोटेट करा लिया। तो ऐसे ही कंडक्टर एक चक्कर जब रोटेट करता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल क्रिएट होता है। इसे ही हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि जनरेटर का प्रिंसिपल आप देखेंगे तो जनरेटर का प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है, जनरेटर के प्रिंसिपल को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम से। जनरेटर का प्रिंसिपल ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में फ्लक्स के कटने के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ये इस टाइप का जो ईएमएफ है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। किस टाइप का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और यही डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, ज्यावक्री तरंग फॉर्म में होता है। ये जो ईएमएफ इससे इंड्यूस्ड होता है ये ज्यावक्री तरंग कहलाती है। और हमारे एसी सिस्टम में एसी को 3 पार्ट में बांटा गया है, मतलब एसी के भी अलग अलग टाइप हैं।
यदि आप एसी की बात करेंगे तो एसी को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक वेव फॉर्म होती है साइनोसॉइडल, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, और दूसरी वेव होती है स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म। मतलब एसी के भी 3 टाइप हैं, एक है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, दूसरा है स्क्वायर वेव फॉर्म और तीसरा है सॉटूथ वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म। तो स्क्वायर वेव फॉर्म का एसी में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको स्क्वायर वेव फॉर्म देखने मिलेगी। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बेटा आपको पता है, इस टाइप से वेव फॉर्म जो होती है वो साइनोसॉइडल होती है, सभी को पता है, ठीक है। मतलब ये जो शेप होगा ये कैसा होगा, गोल होगा, अंडे की आकृति में होगा। स्क्वायर वेव फॉर्म की बात करेंगे तो स्क्वायर वेव फॉर्म किस टाइप से बनेगी, ऐसी बनेगी, और ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म इस टाइप से नहीं बनेगी, इस टाइप से बनेगी। स्क्वायर वेव फॉर्म को यहाँ बना देते हैं, मतलब यहाँ से आप चले और इस टाइप से फिर नीचे चलेंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा इस टाइप से, फिर ये इस टाइप से बनेगा, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है। और सॉटूथ यदि आप देखेंगे तो सॉटूथ आपको इस टाइप से मिलेगा, सीधे यहाँ से गया, कर्व एंगल बन गया, फिर नीचे ऐसा आ जाएगा। मतलब इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है एसी ये तीनों, साइनोसॉइडल, स्क्वायर और सॉटूथ, ये तीनों एसी ही है। लेकिन हमारे घरों में जो ट्रांसमिशन लाइन, हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है एसी, वो साइनोसॉइडल होती है। कैसी होगी, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है। तो ये हमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ही जनरेट होता है। और ऐसा जो कर्व से बनेगा तो समझ जाना कि ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, जिसे ज्यावक्री तरंग कहा जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने इसके 4 स्टेप आपको बताया, सबसे पहले ठीक है सीधा रखा था, उसके बाद वर्टिकल हुआ, फिर क्षैतिज में आ गया, सीधा आ गया, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। नहीं आया समझ में तो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले कंडक्टर ऐसा रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हमने घुमाए वर्टिकल तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। 90 डिग्री होने के बाद मैक्सिमम वोल्टेज उत्पन्न हुआ। उसके बाद धीरे 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 करते जब उसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर लिया तो वेव फॉर्म 0 हो गई। अब फिर निगेटिव हाफ साइकिल चलेंगे तो फिर नीचे उसे घुमाएंगे, तो नीचे घुमाएंगे तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा निगेटिव हाफ साइकिल की, और उस समय वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा। और उसके बाद वोल्टेज धीरे 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 जब 360 डिग्री रोटेट कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक कंडक्टर इस तरीके से रोटेट करता है। अब देखिए एक आर्मेचर के अंदर बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, तो जितने ज़्यादा कंडक्टर होंगे उतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न होगी, जितने ज़्यादा कंडक्टर उतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न होगी। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। तो ये आपको ज़्यादा वोल्टेज का आपको बनाना है तो आपको बिजली उत्पन्न करके उतना ज़्यादा देगी। एक कंडक्टर लगभग 2 वोल्ट उत्पन्न करके देती है। जनरेटर में एक कंडक्टर मैक्सिमम 2 वोल्ट जनरेट करके देती है। उसमें से 1 वोल्ट जो है आपका जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है वो क्या करता है, उसको खा जाता है। मतलब 2 वोल्ट उत्पन्न होगा और 2 वोल्ट में 1 वोल्ट कौन खा जाता है, कार्बन ब्रश खा जाता है। क्यों खा जाता है, क्योंकि कार्बन जो है वो एक प्रकार का अपवाद है। कार्बन क्या है, एक अपवाद है। जब उसको हीट देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है, और जब उसको हीट नहीं दिया जाता मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो क्या बन जाता है मालूम है आपको, इंसुलेटर। नॉर्मल टेम्परेचर पर कार्बन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उससे धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कार्बन को अपवाद कहा गया है। समझ में आ रहा है आपको। कार्बन के कंटेंट मतलब कार्बन को आपने गर्म कर दिया तो उससे धारा प्रवाहित होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। और यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो करंट फ्लो होगी ही नहीं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पर इस कंडक्टर को जिस छोर से जोड़ा जाता है तो उससे बाहर निकालने के लिए हम कार्बन ब्रश का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन ब्रश है वैसे ही कॉपर के भी ब्रश होते हैं। कार्बन ब्रश छोटी मोटरों में यूज़ किया जाता है, बड़ी मोटरों में कॉपर के ब्रश यूज़ किए जाते हैं। फिर दोनों का मिक्स वाला भी ब्रश यूज़ करते हैं, कॉपर और कार्बन दोनों का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर रोटेट कर रहा है, मतलब आर्मेचर रोटेट करके जो बिजली उत्पन्न कर रहा है उसे बाहर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, साइड में 2 कार्बन ब्रश लगाना होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तब हमें आउटपुट के रूप में जनरेटर से बिजली बाहर निकल कर मिलेगी। और यदि कार्बन ब्रश नहीं है तो फिर बिजली आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब इस कार्बन ब्रश का भी अपना एक बड़ा रोल है, क्योंकि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है डायनेमिकली, ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब इस आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के इस आर्मेचर में जो कंडक्टर लगा हुआ है उसे हम या तो आर्मेचर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं या तो हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये आर्मेचर के अंदर लगा हुआ है इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग है, या आप कंडक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं। तो हम किसी एक कंडक्टर को तो घुमाते नहीं हैं, हम पूरा आर्मेचर घुमाते हैं और आर्मेचर में ही वाइंडिंग लगी हुई है। क्योंकि कंडक्टर को ऐसा घुमाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी फ्रेम में उसको फिट करके घुमाना पॉसिबल है कि नहीं। तो इस तरीके से जब रोटेट करते हैं तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के कटने के कारण। यही डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए इसका, हाँ एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या होता है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे लिख लो, इसे लिख लो यहाँ। ये फार्मूला क्या होगा इसे लिख लो। इसका फार्मूला हमने बताया भी है आपको पिछली क्लास में। ठीक है, तो इसमें ये जो ईएमएफ हो जाएगा वो निकलता है BIL साइन थीटा से, BIL साइन थीटा से। तो ये इसका जो ईएमएफ है ये BIL साइन थीटा से निकलता है। और इसका जो फार्मूला है ये है, इसको या तो E लिख सकते हैं आप या फिर इसको ईएमएफ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे B से शो किया जाता है। फिर I से क्या हो जाएगा, फ्लोइंग करेंट, ठीक है, डेंसिटी B, और ये हो जाएगा एम्पियर में। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये मीटर में होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, ठीक है, वेबर में हो जाएगा। साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है यही एंगल है। ये जो एंगल की बात करते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे जैसे कंडक्टर को रोटेट करते हैं 180 जीरो से निकलता है, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 90 होता है, फिर यहाँ आके 180 हो जाता है, फिर यहाँ जाते हैं तो फिर 270 हो जाता है, नीचे घुमाते हैं तो, और फिर यहाँ से फिर घूमता है तो फिर 360 हो जाता है। ऐसा होता है ये। तो ऐसा घुमाते हैं तो लगभग यहाँ से 0 से 180 और फिर वहाँ 180 के बाद 0 हो जाता है, फिर वहाँ से निकलेगा तो फिर 270 से फिर 360, तो एक साइकिल पूरा कंप्लीट। अब ये एक साइकिल उसको घूमने में जितना टाइम लगता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जितने तेज़ी से घुमाएंगे आप उतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आपने कम्यूटेटर लगा दिया है तो कम्यूटेटर एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो इस कंडक्टर में उत्पन्न होने वाली एसी को, मतलब ईएमएफ क्या उत्पन्न हुआ है एसी नेचर का, उस एसी नेचर की जो ईएमएफ है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये काम है कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है, मतलब एक प्रकार का मैकेनिकल रेक्टिफायर है वो,
जैसे इलेक्ट्रिकल में रेक्टिफायर होता है ना, रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली करता है। रेक्टिफायर काहे का बना होता है, अरे डायोड्स का बना होता है। हम उसमें 1045 डायोड, 1040 डायोड यूज करते हैं। कम्यूटेटर एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रेक्टिफायर का काम वो भी कर रहा है, रेक्टिफायर का काम यहाँ पर कम्यूटेटर भी करता है। तब एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो एसी नेचर का ही होता है, और वो साइनसोइडल वेव फॉर्म का ही होता है। उसका जो वेव फॉर्म होगा वो साइनोसोइडल होता है, इस टाइप से होता है। यदि इस कम्यूटेटर की जगह हम स्लिप रिंग लगा देते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में एसी प्राप्त होता है, और लगभग 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 16 किलोवाट, ये जो शादियों में जो जनरेटर यूज़ किए जाते हैं ना, ये उसमें ऐसा ही अरेंजमेंट होता है, ऐसा ही अरेंजमेंट होता है उसमें। वहाँ पर उसके सेगमेंट में कम्यूटेटर की जगह यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं, तो फिर वो एसी जनरेट करके देता है, और उसी को फिर शादियों में हम यूज़ करते हैं। कि अलग अलग किलोवाट के होते हैं ना, किसी को पता है? 7.5 हाँ, नॉर्मल जो शादी में है यूज़ करते हैं लगभग 7.5, 12, 10। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि स्थिर चालक तार पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि स्थिर चालक तार पर, यदि स्थिर चालक तार पर, यदि स्थिर चालक तार पर, यदि स्थिर चालक तार पर फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो इसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसे दो भाग में बांटा गया है, इसे दो भाग में बांटा गया है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसके पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम बनाकर बताया था ना मैंने आपको। तो ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम हमने कैसा बनाया था, इस टाइप से बनाया था ना, यहाँ पर, और ये कोर हो गया, बातें नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर जब आप सप्लाई सोर्स देते हैं तो यहाँ पर आप एसी देंगे, ठीक है। एसी आपने दे दिया
तो AC आपने दिया मतलब क्या अप्लाई किया आपने, V1 अप्लाई किया, ठीक है। V1 के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो हुई, और जब इसमें करंट फ्लो हुई तो यहाँ पर इस प्राइमरी वाइंडिंग में E1 उत्पन्न हुआ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF के कारण। तो इसमें यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ इसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और इसका फार्मूला क्या है, E = -L d∅/dt, ठीक है। अब इसके पास में जब दूसरी कॉइल को लाकर रखा गया तो इसमें क्या हुआ, E2 उत्पन्न हुआ वोल्टेज, मतलब E2 EMF उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, लोड को कनेक्ट कर दिया। भाई लोड कनेक्ट करेंगे तभी तो मिलेगा हमें, तो यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया, मतलब ये जो E2 है यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, V2 प्राप्त हुआ, सेकेंडरी में वोल्टेज प्राप्त हुआ हमें। तो ये सेकेंडरी में वोल्टेज किसके कारण प्राप्त हुआ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF के कारण हुआ, कहने का मतलब ये है। तो देखिए इसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF मतलब ट्रांसफार्मर एक्चुअल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF के प्रिंसिपल पर काम नहीं करता ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखो EMF ये भी जनरेट करके दे रहा है, यहाँ पर EMF जनरेट करके ये भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन जो फंक्शन है इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता हो रही है, यहाँ पर हमें सप्लाई की आवश्यकता हो रही है। मतलब जब तक हम AC नहीं देंगे तब तक हमें आउटपुट में AC प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं बस, मतलब परमानेंट मैग्नेट, 2 मैग्नेट हमने रख दिए और उसके बीच में कंडक्टर को घुमा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाकर दे रहा है। ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF के कारण हो रहा है। यहाँ पर हम AC सप्लाई देते हैं और उसी AC सप्लाई में सेल्फ इंडक्शन की क्रिया हो रही है, और उसी सेल्फ इंडक्शन की क्रिया के कारण ही म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया हो रही है। देखिए ये जो सेल्फ इंडक्शन की क्रिया है भाई साहब, इस पर ही डिपेंड है म्यूचुअल इंडक्शन EMF। यदि इस ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन की क्रिया नहीं होगी तो म्यूचुअल हो भी नहीं सकती, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन की क्रिया होगी तभी ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ जनरेट होगा और इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते जाएगा, क्योंकि AC सप्लाई दे रहे हैं। AC सप्लाई का भाई साहब नेचर ही है, हाफ साइकिल जब पॉजिटिव चलता है उसके बाद नेगेटिव चलता है। तो इसकी बात यह है कि जहाँ पर N पोल बन रहा है वहाँ पर फिर साइड में S पोल बन रहा है, तो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव में इस टाइप से होगा, लेकिन हाफ साइकिल जैसे ही नेगेटिव आप चलेंगे तो ये N बन जाएगा और ये क्या बन जाता है, S बन जाता है। इसकी खासियत ये है, तो जहाँ पर करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि N हाफ साइकिल चलती है तो यहाँ पर N और S पोल बनता है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी कंडक्टर में AC करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ये नियम है। तो जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। फिर जैसे ही इसमें हाफ साइकिल चले तो इस साइड में यहाँ मानकर चलिए यहाँ पर N पोल बना है, यहाँ पर S पोल बना है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल ये ऑटोमेटिक चेंज होता है तो यहाँ पर बन जाता है फिर S और यहाँ पर बन जाता है फिर N। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बेल। यदि इलेक्ट्रिक बेल को आप सप्लाई दे रहे हैं AC सप्लाई, तो AC सप्लाई देने पर क्या है, हाफ साइकिल पॉजिटिव फिर जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव फिर जीरो हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक बेल जो है जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो टक 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 की आवाज़ मतलब बेल बजती है। और उसी की जगह यदि DC सप्लाई देंगे तो क्या होगा पता है आपको, अरे मैग्नेट बन जाएगा, वो बजेगा ही नहीं, चिपक जाएगा, वो हैंडल आके चिपक जाएगा उसके पास, वो मैग्नेट बन जाएगा, हैंडल आके चिपक जाएगा, बजने वाला है नहीं। इसीलिए AC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हाफ साइकिल पॉजिटिव चलेगा फिर हाफ साइकिल नेगेटिव चलेगा, तो ऑटोमेटिकली पकड़ना छोड़ना मतलब उसके डायरेक्शन में चेंजेस होते जाएगा। इसके कारण
इलेक्ट्रिक बेल बजेगी। तो जैसे ही सेल्फ इंडक्शन की क्रिया होती है वैसे ही उसके बेस पर ही म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होगी, तभी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको वोल्टेज प्राप्त होगा। और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जितने टर्न होंगे उसके आधार पर ही वोल्टेज प्राप्त होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना उत्पन्न हुआ है। तो ये स्पेशली स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये ट्रांसफार्मर में होता है। इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक तो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप आपको डायनेमिकली और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आया भाई साहब तो आपको ट्रांसफार्मर समझ में कभी नहीं आएगा। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि समझ में नहीं आया तो ट्रांसफार्मर आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ समझ में नहीं आया तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का स्पेशल ये प्रिंसिपल ही है। डीसी जनरेटर कैसा बनता है? डीसी जनरेटर में दो पोल एन पोल और एस पोल होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक पोल होते हैं। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाएंगे आप, मतलब उसके रोटर को घुमाएंगे आप, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा फ्लक्स के कटने के कारण। ये डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। और यहाँ पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। हम ट्रांसफार्मर जब पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के क्रिया पर काम करता है। तो भाई साहब ये म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया सेकेंडरी में होने के कारण हम सेल्फ इंडक्शन का नाम नहीं लेते। हम किसको पकड़ते हैं? सीधे उसके पिताजी को पकड़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन का ये नियम है कि यदि एक दोस्त गुटखा खाने वाला है और उसके साथ में दूसरा दोस्त उसके साथ में डेली 24 घंटा रहता है तो उसके गुण उसमें भी आएंगे। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है? मतलब या तो इसका नेचर उसमें आ जाएगा या उसका नेचर इसमें आ जाएगा। यही म्यूचुअल इंडक्शन है साहब। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है इसके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।